नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए सरस्वती माता और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिक में नहीं होता। समस्थानिक होता है बच्चों आइसोटोप, यानी एलिमेंट आइसोटोप में क्या नहीं होता, यानी इनमें से क्या नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की समान संख्या या समान संख्या में प्रोटॉन या समान रासायनिक गुण या समान भौतिक गुण। तो इसमें से समान भौतिक गुण नहीं होते बच्चों कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं, ठीक है। और यानी समान रासायनिक गुण ये भी क्या है कि सही होते हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं होती समान भौतिक गुण। जैसे एग्जाम्पल बात करें हम डायमंड की और ग्रेफाइट की, यानी हीरे की और ग्रेफाइट की, तो हीरा क्या होता है, बहुत कठोर होता है, और जबकि ग्रेफाइट बहुत नरम होता है, टूट जाता है, भंगुर होता है। तो वो किसके कारण अलग हैं, अपने भौतिक गुण के कारण अलग हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, सोने को किस धातु के साथ मिलाकर इसे कठोर बनाया जाता है, यानी हार्डनेस ऑफ गोल्ड विच प्रोड्यूस, यानी गोल्ड को हार्डनेस देने के लिए उसमें मिक्स किया जाता है। किसको किया जाता है बच्चों, तांबा यानी कॉपर, यानी ये इसका संकेत है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वें समूह के तत्वों का असामान्य नाम क्या है, यानी 17वां समूह जो आवर्त सारणी का है, 17th ग्रुप, उसे हम क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजन। इसके अलावा और बता देता हूं बच्चों, 17वें को तो हम कहते हैं हेलोजन। कौन सी फैमिली है ये, हेलोजन, जिसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या पढ़ते हैं, आयोडीन और एस्टेंटीन। उसके अलावा जो आपके पास 15वां ग्रुप है, जो नाइट्रोजन फैमिली है, 15वां समूह कौन सा होता है बच्चों, नाइट्रोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, निकोजन फैमिली। क्या कहते हैं, याद रखना, निकोजन फैमिली। एन एन से क्या बनता है, निकोजन फैमिली। क्लियर। इसके बाद 16वां ग्रुप किसका होता है, ऑक्सीजन फैमिली, इसे हम क्या कहते हैं, कैलकोजन फैमिली। क्या कहते हैं, कैलकोजन फैमिली। इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों कि 17वें ग्रुप को हेलोजन ग्रुप क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह लवण निर्मित करने वाला समूह होता है। क्या होता है, लवण निर्मित करने वाला समूह। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पणों को चांदी चढ़ाने में किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है, यानी दर्पणों में चांदी चढ़ाने में, चांदी का अर्थ होता है सिल्वर नाइट्रेट का यौगिक, यानी दर्पणों की पॉलिश किससे की जाती है, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट यौगिक के लिए एक कार्बोहाइड्रेट यूज होता है ताकि उसका स्थायीकरण बना रहे, दर्पण का ये लेप कभी खराब ना हो, तो उसके लिए किसका यूज होता है, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6। और ग्लूकोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, ये भी आपको याद रखना है, मोनोसैक्राइड। कैसा होता है, मोनोसैक्राइड है, यानी इसके पास केवल और केवल एक ही इकाई होती है, जल में अपघटित होकर दूसरी इकाई पैदा नहीं करता। स्टार्च आपका पॉलीसैक्राइड है, फ्रुक्टोज आपका मोनोसैक्राइड है, और सुक्रोज आपका डाइसैक्राइड है। क्योंकि सुक्रोज से कितनी इकाइयाँ मिलती है, दो मिलती है, एक फ्रुक्टोज मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, ग्लूकोज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाने खाने के नमक वर्षा ऋतु में हल्का गीला हो जाता है, क्यों, यानी क्या है कि सर्दियों के मौसम में या वर्षा ऋतु में आपका नमक गीला पड़ जाता है, इसे पसीजना बोलते हैं, नमक का पसीजना, यानी डेलिक्विशेंट होता है। यानी जो खाने का नमक है, ईटेबल साल्ट है इन रेनी सीजन, यानी रेनी सीजन का मतलब है वर्षा ऋतु में, बिकम ह्यूमिड, यानी गीला पड़ जाता है। ऐसा क्यों, यानी इसका कारण है डेलिक्विशेंट होना। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड की मात्रा पाई जाती है, नहीं। दूसरा है, सोडियम क्लोराइड में कुछ द्रवग्राही अशुद्धियाँ होती है जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आएगा बच्चों ऑप्शन इसका बी, कि यानी नमक के अंदर कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो एक तरह से जल को क्या करती है, ग्रहण करती है, अवशोषित करती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, पर्सवेदी कहते हैं, पर्सवेदन प्रक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में इसे डेलिक्विशेंट कहते हैं। और इस यौगिक को हम क्या कहते हैं, परस्वैदी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, परस्वैदी यौगिक। तो क्वेश्चन यूं भी उठ सकता है कि नमक में
कौन सा परस्वैदी यौगिक पाया जाता है? तो वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ही होता है? स्नेहक का मतलब होता है ल्यूब्रिकेंट। स्नेहक का अर्थ क्या होता है? ल्यूब्रिकेंट। यानी जो हैवी टूल्स मशीन है, यानी भारी मशीनों में, तो जो हैवी टूल्स मशीन है उसमें ल्यूब्रिकेंट का काम यानी ल्यूब्रिकेशन का काम कौन करता है? तो वो ग्रेफाइट करता है। यानी ड्राई ल्यूब्रिकेशन में, ड्राई ल्यूब्रिकेशन का अर्थ होता है शुष्क स्नेहक का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है या अन्य? तो आपके पास जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। क्लियर। चलिए, उत्सर्जित होता है, यानी कहने का अर्थ है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को इग्निएट करते हैं, जलाते हैं, तो हमारे पास विच टाइप ऑफ नेचर इज इग्निएशन विल प्रोड्यूस, यानी कैसा इमिशन होता है वहाँ पे, कैसी चीज़ दिखती है हमें, लो कैसी दिखती है? तो श्वेत चमकदार दिखती है। दिवाली के टाइम आप अनार चलाते होंगे बच्चों, फुलझड़ी चलाते होंगे और फिरकी चलाते हैं, तो उसमें श्वेत रंग जो पैदा होता है आतिशबाजी में, वो किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण। और आतिशबाजी में मैग्नीशियम के अलावा जो हरा सेबी रंग होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। और क्रीमजी लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण। क्लियर। आगे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी सिरका बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एसिटिक अम्ल का यूज करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH, जिसे हम ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। तो याद रखना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? एसिडिक अम्ल। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे बच्चों कि सिरका में अम्ल की मात्रा जल के साथ कितने प्रतिशत होती है? यानी क्या पूछा गया है कि सिरका में इस अम्ल की मात्रा जल के साथ कितने प्रतिशत होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है? जैसे खड़िया है, संगमरमर है और चूना है, ये एक ही चीज़ है। ये क्या आपके पास एक ही, यानी इनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और इस एक यौगिक ऐसा है जो इनसे अलग है, यानी आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बच्चों कि इसका और इसका खड़िया चौक होता है, संगमरमर आपका लाइमस्टोन है और चूना पत्थर एक ही चीज़ है। इन तीनों का घटक जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है बच्चों, वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। क्लियर है। N2 में 1/2H2O। तो इसने ये पूछा है कि कौन सा इनमें विजातीय यौगिक है, कौन सा एक डिफरेंट यौगिक है, डिफरेंट कंपाउंड है, तो वो कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो वो कितना होता है बच्चों? 2.2 होता है, क्योंकि नींबू आपके पास कैसी प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। वैसे इसमें प्रास पूछ लेना बच्चों, तो क्या याद रखना है? 2.2 से लेकर 2.4 तक होती है, 2.2 से लेकर 2.4 तक होती है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? यानी जैसे ही आपको मधुमक्खी काट जाती है, तो आप उस जगह जो जलन होती है, इरिटेशन होती है, उसे कंट्रोल किससे कर सकते हो? बेकिंग सोडा से कर सकते हो, यानी आपका खाने वाला सोडा। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा जलीय विलयन में मिलाकर, जल में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इसका जल में लेप बनाकर अगर जिस जगह मधुमक्खी ने डंक मारा उस जगह लगा लो, तो आपको क्या मिलती है? राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि इसको अगर जल के साथ आप मिलाओगे, तो बेकिंग सोडे की जल के साथ प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और मधुमक्खी का डंक कैसा है? अम्लीय। तो क्षारीय और अम्लीय मिलकर क्या हो जाएंगे? उदासीन। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत अक्षय को रोका जा सके? यानी कोलगेट यानी मंजन आपका क्लीनिंग एक्शन टीथ के लिए क्या होना चाहिए जिससे टूथ डीके स्टॉप किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके? तो उसके लिए आपका मंजन कैसा होना चाहिए? अक्सारकीय, यानी आपके बेसिक नेचर का होना चाहिए। अक्सारकीय का अर्थ होता है बेसिक नेचर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक करती है? ग्रेफाइट, यानी कार्बन का
अपरूप, कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट, जिसका प्रयोग किसके रूप में होता है, विद्युत सुचालक के रूप में भी होता है। तो निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो एक तो बच्चों सोडियम है, दूसरी आपके पास कौन सी है, पोटासियम है, दूसरी कौन सी है, पोटासियम। इन दोनों धातुओं को किससे काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। दोनों के संकेत क्या हैं, सोडियम को लिखा जाता है Na, पोटासियम को लिखा जाता है K। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता के अयस्क हैं, जिंक ब्लेंड है, बॉक्साइट है, सोडियम क्लोराइड है या सिनाबार है? तो जिंक ब्लेंड होता है बच्चों, किसको लिखा जाता है, ZnS से लिखा जाता है, इसे कहते हैं जिंक ब्लेंड। ये होता है जिंक का जस्ता का अयस्क, और ऑफ द जिंक बोलते हैं इसे। नंबर 2, बॉक्साइट आपका किसका अयस्क है बच्चों, एल्यूमिनियम का। किसका है, एल्यूमिनियम का। उसके अलावा आपके पास सोडियम क्लोराइड किसका है, सोडियम और क्लोरीन दोनों का है। उसके अलावा बच्चों सिनेबार, सिनेबार किसको लिखा जाता है, Hg2, HgS। HgS किसका अयस्क माना जाता है, मरकरी यानी पारे का। एलुमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो एनोड पर आपके पास कौन सी गैस जमा होती है जब हम एलुमिना का अपघटन करते हैं? तो बच्चों याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। अच्छे से याद रखना कि एलुमिना के लिए जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है बच्चों? मैंने एक बार पहले भी पूछा था और किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया है। शायद ऐसे क्वेश्चन सुनकर बच्चे क्या करते हैं, डिसलाइक भी कर देते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ कि एलुमिना का वैद्युत अपघटन किस प्रक्रिया से होता है बच्चों, हेल हेरोल्ट से होता है। किससे होता है, हेल हेरोल्ट से होता है। तो एल्यूमिनियम को जिस वैद्युत अपघटन विधि से प्राप्त किया जाता है, यानी जिस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, हेल हेरोल्ट। तो अब आपके एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपका डिसोसिएशन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, उसमें एनोड के ऊपर विच गैस डिपॉजिट, यानी कौन सी गैस जमा होगी? तो वो आपके पास कौन सी होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें कार्बन छड़ टूटती है और ऑक्सीजन से क्रिया कर कर क्या पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो इस्पात में आपके पास कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो वो 3% होता है। क्लियर। यानी वैसे उसकी प्रास दी जाती है बच्चों, पर लिया कितना जाता है, लगभग 3%। ठीक है। चलिए, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? यानी ऐसी कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती? यानी आपके पास विच मेटल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हायर टेम्परेचर, यानी कौन सी मेटल हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करती? तो वो आपकी कौन सी है, गोल्ड है बच्चों। गोल्ड आपके पास कैसी मेटल मानी जाती है, नोबल मेटल मानी जाती है। नोबल मेटल में खास तौर पर आपकी गोल्ड और क्या आती है, प्लेटिनम, और साथ में क्या आती है, चांदी भी है, और साथ में क्या है, कॉपर भी है। तो मेन 3 होती है बच्चों। चलिए, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कैल्शियम तैरने लगता है, निकेल तैरने लगता है, मैग्नीशियम तैरने लगता है, या पोटासियम तैरने लगता है? तो आपके पास पोटासियम है, तैरने लगता है और आग भी पकड़ लेता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी हैं? यानी एक मेटल पीस है जिसको हम ड्यूक्टाइल प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं और स्ट्रेच करके। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है मेटल की, ये क्या कहलाती है? यानी इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ड्यूक्टिलिटी कहते हैं, जिसको हिंदी में तन्यता कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? यानी हमारे पास कौन सी अधातु चमकीली होती है? तो वो हमारे पास बच्चों आयोडीन है। यानी क्वेश्चन आता है, कौन सी अधातु जिसके पास धातुओं जैसी चमक होती है? तो वो हमारे पास क्या होती है, आयोडीन होती है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी धातु
जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन सी ऐसी धातु है बच्चों जो जल के साथ अभिक्रिया करती है? यानी कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना, ठीक है, सोना, पोटासियम, सिल्वर या लेड। तो आपके पास सोना नहीं करता बच्चों, सिल्वर भी नहीं करता, लेड भी नहीं करता, तो कौन करता है? पोटासियम। यानी पोटासियम आपके पास धातु के साथ क्या कर जाता है? क्रिया कर जाता है। चलिए, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं कवंथनांक खाली स्थान या इनमें से है। यानी आयनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों? आयनिक कंपाउंड। इनके गलनांक का अर्थ होता है मेल्टिंग पॉइंट और कवंथनांक का अर्थ होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो यानी इसने पूछा है इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्राय होते हैं, यानी निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं या कथन। यानी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? हाई होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन यानी जो अंतर आणविक बल लगते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह है, तो वो आपके कैसे होते हैं बच्चों? बता देता हूँ। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या बनती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, MgO, जिसे मैग्नीशिया कहा जाता है। और जो आपके पास मैग्नीशिया है ये धातु ऑक्साइड है। क्या है? धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है, नेचर जो होती है वो बेसिक होती है। वो कैसे होते हैं? अक्षारीय होते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम, लिथियम और कैल्शियम और निकल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो वो आपके पास कौन सी है बच्चों? सोडियम। तो सोडियम को हम किससे काट सकते हैं? चाकू से। आभूषण बनने वाला सोना होता है, यानी ऑर्नामेंट गोल्ड भी। तो जिससे ऑर्नामेंट आभूषण तैयार किए जाते हैं वो कौन सा होता है? 22 कैरेट का होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के होते हैं, तो सबसे अच्छे सुचालक होते हैं, चालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो क्या माने जाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो धातु जो कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इनमें से कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है बच्चों? वो हमारे पास क्या है? पारा यानी मरकरी, पारद भी कहते हैं इसको बच्चों, नंबर 1। नंबर 2 आप याद रखोगे, इसका संकेत क्या है? Hg। तो मरकरी या पारद या पारा क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि ऐसी कौन सी रेडियो सक्रिय धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी रेडियो सक्रिय धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? चलिए, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? वैसे आप लोग बताओगे बच्चों मुझे कि केरोसिन से क्या प्राप्त किया जा सकता है इसका विखंडन करके उच्च ताप पर? तो वो आपका पेट्रोल का घटक होता है जो आपके केरोसिन से प्राप्त होता है। तो चलिए, केरोसिन में किसे डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को। क्लियर? जल में क्यों नहीं रखते? क्योंकि पानी में ये क्रिया करके आग पकड़ लेता है। यानी निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? यानी आपके पास पानी में डुबाकर कौन सी अधातु रखी जाती है? तो श्वेत फास्फोरस यानी वाइट फास्फोरस। तो वाइट फास्फोरस को बिल्कुल ठंडे पानी में डुबाकर रखा जाता है। तो निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? यानी तार के रूप में उपलब्ध कौन सी होती है बच्चों ज़्यादा? कॉपर। यानी कॉपर को हम इलेक्ट्रिक वायर के तौर पे घरों में डोमेस्टिक लाइट के लिए क्या करते हैं? यूज। और जो डोमेस्टिक लाइन होती है उसमें क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम। क्लियर? जो ट्रांसफॉर्मर के पास बड़ी बड़ी तारें लगी होती है वो किस धातु की लगी होती है? वो एल्यूमिनियम की लगी होती है। बड़ी तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है बच्चों? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि ट्रांसफॉर्मर के पास जो एल्यूमिनियम की तार होती है उनकी मोटाई ज़्यादा क्यों ली जाती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से
कौन है? तो भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था का अर्थ होता है बच्चों नेटिव स्टेट, यानी प्योर स्टेट में सीधी मिल सकती है, जो अयस्क रूप में ना हो। तो अयस्क रूप में न मिलने वाली दो धातुएं मुख्य है, एक तो है चांदी और एक है सोना। तो आपका यहाँ आंसर क्या होगा? AG। AG क्या है बच्चों? आपकी चांदी। तो याद रखना, जो स्वतंत्र अवस्था में मिलती है तो उन्हें फ्री स्टेट कहा जाता है। फ्री स्टेट में मिलने वाली मेटल्स कौन सी आपके पास? AG, और दूसरी कौन सी है? AU, यानी सिल्वर, और कौन है? गोल्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन अधातु है? तो इनमें से अधातु कौन सी होती है? हाइड्रोजन। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांडीय जो तत्व है, यूनिवर्सल जो एलिमेंट है, उसे नॉन मेटल कहते हैं। वो क्या आपका? नॉन मेटल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ताम्र तथा टीन से मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? ताम्र का मतलब होता है कॉपर, टीन का मतलब होता है आपका TI लिख दो, और TI। ठीक है। तो क्या इसको याद क्या रखोगे? आपके पास ये क्या होती है? कांसा। आपके पास क्या होती है? कांसा, जिसे आप लोग क्या कहते हो? ब्रॉन्ज। क्या कहते हो? ब्रॉन्ज। ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज है आपके पास, कांसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो अधातु पूछा है, विच नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर लिक्विड। तो कौन सी नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है? ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन। और ब्रोमीन द्रव अवस्था में आणविक रूप में होती है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रोमीन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है बच्चों? सोल्डर। सीसा होता है आपका लेड, और टीन का संकेत होता है SN, सॉरी, क्या लिखा जाता है? PB, और प्लस क्या लिखा जाता है? SN। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? सोल्डर। क्या होता है? टांका लगाने के काम आती है। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो वो कौन सा है बच्चों? हीरा। हीरा आपके पास सबसे कठोरतम पदार्थ भी होता है, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का सबसे कठोरतम पदार्थ, यानी विच एलोट्रोप ऑफ द कार्बन बी हार्डेस्ट, यानी इसका अर्थ क्या है? विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन बी हार्डेस्ट। तो हार्डेस्ट एलोट्रोप कौन सा होता है कार्बन का? डायमंड होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो वो कौन सा बनता है बच्चों? कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर को अगर वायु में जलाएंगे तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सिलिका क्या है? यानी सिलिका का अर्थ होता है सिलिकॉन। सिलिका का अर्थ क्या है बच्चों? सिलिकॉन। और सिलिकॉन आपके पास क्या मानी जाती है? उपधातु, धातु, या अधातु, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास सिलिका जो होती है बच्चों, वो किसके अंदर आती है? उपधातु में आती है। किस में आती है? उपधातु में। तो सिलिकॉन और क्या है? जर्मेनियम। सिलिकॉन और क्या है? जर्मेनियम। ये किसके अंतर्गत आते हैं? उपधातु में। जिग जैग लाइन पर हैं। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, तो धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? यानी हीटिंग, या बीटन मेटल कन्वर्टेड इनटू द सीट, यानी बीटन द मेटल कन्वर्टेड इनटू द सीट, यानी पीट कर पत्थर बनाना, यानी चद्दर बनाना। रिप्रेजेंट विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, ये धातु के किस गुणधर्म को रिप्रेजेंट करता है? यानी रिप्रेजेंट विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो ये बताता है तो आपको मेल एबिलिटी। क्या बताता है? आघात वर्ध्यता। इसे हम क्या कहते हैं? मेल एबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेल एबिलिटी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जिससे हम धातुओं को बीटन करके, मेटल को बीट करके, पीट कर उसको किस में बदल सकते हैं? सीट्स में। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है आपकी? आघात वर्ध्यता, यानी मेल एबिलिटी। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? यानी इन आ मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब एलॉय, अगर एलॉय में वन ऑफ द मेटल बी मरकरी, पारद का अर्थ होता है मरकरी, अगर दो धातुओं के मिश्रण में एक धातु आपकी पारा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एमलगेमेटेड अमलगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यानी लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस
उत्पन्न होती है। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों कि भाप अगर निकलती है और लोहे पर लेके जाते हैं तो क्या पैदा होती है, हाइड्रोजन गैस यानी H2 पैदा होती है। इससे बनता क्या है ये भी याद रखो बच्चों कि जब लोहे पर भाप की विक्रिया के दौरान गैस उत्पन्न होती है तो उसमें लोहे की परत पर कैसा प्रभाव आता है, Fe3O4 ये बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता, जल में विलेयता, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता और सभी। तो जल में विलेयता वाला गुण उनके पास नहीं होता यानी सोल्यूबिलिटी इन वाटर, इसे क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी इन वाटर। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके पास इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉट हैव प्रॉपर्टी। तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर है नहीं होती, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम, और ज्वलनशीलता यानी इग्निशन होती है। तो चलिए इसका आंसर क्या है, पहला। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम स्तंभ मूल, यानी क्या है कि आपकी स्तंभ मूल कहलाती है किसके पेड़ में, बरगद के पेड़ में लटकने वाली मोटी जड़ें। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा भाग हमेशा रहता है, यानी विच पार्ट ऑफ द प्लांट ऑलवेज बी स्टैंड, यानी कौन सी होती है, रूट्स यानी जड़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का ईटेबल पार्ट क्या होता है बच्चों, आलू का जो खाने वाला भाग होता है वो क्या आपके पास, तना यानी स्टेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो नागफनी में फोटोसिंथेसिस क्या होती है, पर्णकाय स्तंभ द्वारा होती है, पर्णकाय स्तंभ द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तना है, यानी इनमें से स्टेम कौन सा है, आलू आपके पास क्या है, तना, गाजर और मूली दोनों क्या हैं, जड़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, यानी आलू जो भूमिगत रूपांतरित तना है, यानी आपके पास रिड्यूस्ड स्टेम होता है और ये क्या होता है आपके पास, कंद बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कंद। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, परकंद, यानी हल्दी का जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, परकंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक क्या है, तो अदरक को हम क्या कहेंगे बच्चों, ये आपके राइजोम हैं। अदरक क्या चीज़ होती है, राइजोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, यानी वैसे अगर बच्चों यहाँ पर अगर पत्तियाँ लिखी होती, क्या लिखी होती, पत्तियाँ, तो आंसर क्या लगा के आओगे, पत्तियाँ लगा के आओगे, एच टेट में ये क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ सकता है कि प्याज में परिवर्तित रूप पूछा है तो वो होता है बच्चों तना, और यूं लिख देता प्याज में भोजन संग्रहित भाग है, प्याज में भोजन संग्रहित भाग है तो वो क्या होती है, पत्तियाँ। और प्याज में जो पत्तियाँ हैं वो भोजन संग्रहण करती है तो किस रूप में करती है, सुक्रोज यानी शुगर में करती है। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं, यानी जिनमें कभी फ्लावरेशन नहीं होती, फ्लावर्स पैदा नहीं होते, वो क्रिप्टोगैमी होते हैं, क्रिप्टोगैमस कहते हैं। और जिनमें फूल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिनेरोगैमी, क्या बोलते हैं बच्चों, फिनेरोगैमी, यानी जिनमें फूल नहीं होते क्रिप्टोगैमी, और जिनमें होते हैं तो फिनेरोगैमी। क्लियर। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिनेरोगैमी में आते हैं, जो इनके फूल होते हैं। तो संसार के सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो रिफ्लेशिया से होता है। संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है रिफ्लेशिया द्वारा होता है, और इसमें परागण किसके द्वारा होता है, ज़्यादातर हाथी के द्वारा होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, वुल्फिया, यानी संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, फूल वुल्फिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, यानी प्लांट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा माना जाता है,
पुष्प, यानी पुष्प होगा तो आगे बीज तैयार होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? यानी जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? जिंको को। किसको कहते हैं? गिंगको। इसके दो नाम बनते हैं बच्चों, एक तो गिंगको बोलते हैं इसे और दूसरा क्या बोलते हैं? जिंको। तो यानी जिंको है आपका जीवित जीवाश्म। तो जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? गिंगको को या जिंको को कहा जाता है, जो आपके पास एक तरह से कैसा पौधा है बच्चों? जिम्नोस्पर्म है, यानी आपका अनावर्त बीजी है। चलिए, दमा खांसी रोगों में काम आने वाली औषध इफेड्रीन। इफेड्रीन क्या होती है बच्चों? एल्केलॉइड होती है। क्या होती है? एल्केलॉइड होती है, जो दमा और खांसी में प्रयोग होती है। इफेड्रीन इफेड्रा से मिलती है। क्या मिलती है? इफेड्रीन आपकी किससे मिलती है? इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। तो ये थे बच्चों आज की वीडियो के हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करना, और नया बच्चा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है। क्लियर बच्चों? तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।